एवरीवन, आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का। इसके पीछे आप लेक्चर कर चुके होंगे, कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे ना, याद है आपको? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक दो क्वेश्चन करवाए थे, उसके बाद आज प्रैक्टिस करवाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको, ठीक है। आज ओनली प्रैक्टिस करवाएंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से जितने टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उससे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, खूब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कल थ्योरम पढ़े थे, उस पर कुछ एप्लीकेशन दिखाए थे। आज के टॉपिक में आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट है E1 है, और इक्वल टू सेकेंड इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी है, जो दोनों सेम है, ठीक है। यानी P(E1) इक्वल टू P(E2) है, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वंस और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू दोनों इक्वल है। उसके बाद दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी E1 इंटरसेक्शन, सॉरी, यूनियन E2 इजकल टू 1, ठीक है। तब E1 एंड E2 यानी इवेंट्स 1 और इवेंट्स 2 आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हैं, पीछे पढ़ा है, ठीक है। तो बताएं कि P(E1) कितना होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट्स 1 कितना होगा, ठीक है। जब E1 यूनियन E2 इजकल टू 1 दिया हुआ है, जो इवेंट्स 1 है वो इवेंट्स 2 के इक्वल है, तो बताएं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है वो कितना होगा। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इजकल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस P, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है। E1 इंटरसेक्शन E2, इतना पढ़े, चलिए पढ़े। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया हुआ कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, इतना तक क्लियर है। उसके बाद पीछे पढ़े होंगे इंडिपेंडेंट, जब इवेंट्स रहता है, यानी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी होता है, तब उसमें क्या होता है कि E1 इंटरसेक्शन E2 इजकल टू क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है P(E1) का और P(E2) का। पढ़े हैं पीछे, पीछे कल पढ़ाए होंगे, कल का लेक्चर देखे होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखे थे कल, देखे थे। तो ही वैल्यू है P(E1) इंटू P(E2), ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि P(E1) का वैल्यू x है, तो यहाँ पे पुट कर दिए x। P(E2) दोनों इक्वल था, तो यहाँ भी पुट कर दिए x। P(E1) का वैल्यू x और P(E2) दोनों इक्वल था ना, अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो P(E1) है इजकल टू किसके बराबर होगा, P(E2) के बराबर होगा, ठीक है। यानी फर्स्ट इवेंट इजकल टू सेकेंड इवेंट से दिया हुआ है, तो ये दोनों को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए x इंटू एक्स। तो इसका वैल्यू आ गया 1 इजकल टू 2x, एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अभी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो इधर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर प्लस 2x, तो इधर माइनस 2x प्लस 1 इजकल टू 0, ठीक है। चलिए, इसको तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी 2x को हम माइनस एक्स में तोड़ दिए फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है। एक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x-1 हो जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो x-1 इजकल टू 0। तो x-1 इजकल टू x-1, यानी x इजकल टू कितना हो जाए, x-1 का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो x1 यानी x इजकल टू कितना होगा, 1। यहाँ पे भी करेंगे x-1 इजकल टू 0, और दूसरा केस में भी है x-0, यानी x का वैल्यू कितना आ रहा है, इधर भी एक 1 ही आ रहा है, इधर भी 1 ही आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ही आपको क्या पूछा था कि P(E1) का वैल्यू कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 1 का वैल्यू कितना होगा। तो इसका वैल्यू क्या माने थे, x का वैल्यू कितना आया, 1। तो यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत? और जिसका वैल्यू 1 होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्योर इवेंट्स कहते हैं, कल ही बताए थे, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत है पहला क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। द चांस ऑफ ए स्टूडेंट पासिंग एन एग्जाम इज 20%। कोई भी एक एग्जाम हुआ है, ठीक है, एक एग्जाम हुआ है, जैसे अभी ही सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था आपका, उसमें पास करने का चांस, पास मतलब समझ रहे हैं, या तो फर्स्ट डिवीजन हो, या तो सेकेंड डिवीजन हो, या तो थर्ड डिवीजन हो, कोई भी डिवीजन हो वो पास हो, तो कितना परसेंट चांस है, ओनली 20%। कितना परसेंट है चांस, 20। ध्यान से समझिएगा।
द चांस ऑफ ए स्टूडेंट पासिंग द एग्जाम एंड गेटिंग एबव 90% इज 5%। दूसरा दूसरा लाइन में क्या बोल रहा है कि पहला तो चांस है कि पूरा स्टूडेंट में, मान लीजिए 100 स्टूडेंट है, जनरली सभी कॉलेज में होंगे 120 स्टूडेंट का सीट होता है, लेकिन 100 लगभग 100 के ही आसपास रहते हैं। तो मान लीजिए 100 में 20 लड़का चांस था ना कि 20 लड़का ही पास करेगा, ठीक है, कितना लड़का पास करेगा, 20 ही। उसमें 90% आता है ना, 90% मेरा है, तो 90% से ऊपर का जो होगा मतलब एभव, वो कितना लड़का के आएगा, 5 ही लड़का के आएगा। जो 90% मार्क्स की बात हो रहा है कि जो 90% से ज्यादा लाने वाला जो लड़का है वो कई लड़का है, 5 लड़का है। तो बताइए पास वाला में ये भी तो आ गया, पास वाला में ये भी तो 5 गो रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका क्लास में 100 लड़का है, तब 20 को पास किया उसको हटाए हैं, बाकी फेल हो गया उसको भगा दिए, बचा कहेगा 20 गो। अब 20 गो उसमें किसी किसी को 90% से ज्यादा मार्क्स आए होंगे, तो उसमें 5 लड़का ऐसा है, उसी 20 में 5 गो ऐसा है जिसका 90% से ज्यादा मार्क्स आया। बात समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बताएं कि 5% बोल रहा है, मतलब 5%, हम 5 गो ऐसे ही बोल ले, तो बताइए कितना लड़का है, उतना में 20 लड़का है। जैसे हम तो कहानी तोड़ तोड़ के बता दिए ना, तो परसेंटेज की बात कर रहा है, 20% लड़का था, ठीक है, 20% लड़का पास हुआ, उसमें 5 ही% है जो 90% से ज्यादा लाया है। तो 5% लड़का है, वो कितना लड़का है, ठीक है, यही चीज पूछ रहा है। तो द डेट ए स्टूडेंट पासेस द एग्जामिनेशन, द प्रोबेबिलिटी डेट इज स्टूडेंट गेट्स एवं 90%, वो कितने स्टूडेंट है जो, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जो 90% से ज्यादा लाए। तो देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, स्टूडेंट पासिंग एन एग्जाम इज 20%। लड़का है जो जो जितने स्टूडेंट है उसको पास करने की कितना है, 20%। तब प्रोबेबिलिटी उसको ए मान लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इजकल टू 20%, यानी 20/100, 1/5। किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। गेटिंग एबव 90% इज कितना परसेंट, 90% लाने वाले नंबर कितना स्टूडेंट है, 5 ही% है। यानी अच्छा, अब एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा, एक चीज ध्यान से सुनिएगा, ये 5% किस में आ गया होगा, 20 लड़का में ना, जो इसे अभी बता रहे थे कि 100 लड़का में 20 लड़का पास किया है, अब बाकी 80 लड़का के भगा दिए, भगा दिए, ये तो खत्म हो गया। अब इसी में 20 गो कोई 5 लड़का ऐसा होगा, इसी 20 गो में 5 लड़का ऐसा होगा जिसका नंबर क्या होगा, 90% से ज्यादा होगा। तो उसी में से होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। जब कॉमन चीज हो जाता है तो उसी को इंटरसेक्शन बोलते थे। तो ये इंटरसेक्शन यानी पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी है, ठीक है, कितना, 5%, मतलब 5/100, 1/20, 1/20। तो अब बताएंगे कि उस 90% वाले, 90% से एभव लाने वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, जब एक दूसरे पे डिपेंड करता है तो बी बी/ए, यानी बी डिपेंडेंट ऑन ए, ठीक है। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद है, पी, कल कल ही दिए होंगे, पी इंटरसेक्शन, सॉरी, P/A इजकल टू, जिसको हम लोग पढ़ने के लिए भी बताए थे तो हम लोग शॉर्ट में ही बोल रहे थे, P/A इजकल टू कितना था, पी जो इंटरसेक्शन ऑफ, सॉरी, बी इंटरसेक्शन ऑफ ए बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ ए बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था, इसको हम अगर दोनों का अलग अलग वैल्यू दिया रहता तो इस तरह से तोड़ के भी बनाते, लेकिन यहाँ तो अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है नहीं, तो इसलिए इसको आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको कैसा दिया हुआ है, इंटरसेक्शन का ही वैल्यू दिया हुआ है। देखिए ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कितना है, 1/20, तो इसी को यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, इसका वैल्यू कितना, 1/20, और प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना था, 1/5। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 1/4। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत हुआ, चलिए, समझ में आया बाबू, समझ में आया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हैज 4 गेट्स, एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर होता है, यानी पानी से रिलेटेड, जैसे रिजर्वायर हो गया, डैम हो गया, या जो भी रहे, ठीक है। तो एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जिसमें 4 गेट है, ठीक है, कितना गेट है, 4 गेट है, which operate independently, the probability of failure of each gate is 0.2। इंडिपेंडेंटली मतलब इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हैं ना,
अभी इसके पीछे वाला लेक्चर में फार्मूला दिए थे, और जो भी अभी चल रहा है इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ही चल रहा है। तो इंडिपेंडेंट है और प्रत्येक को फेल होने का चांस कितना है, 0.2 है, ठीक है। यानी उसकी प्रोबेबिलिटी है फेल होने का 0.2, हर एक गेट का, 4 गेट है, चारों का उतना ही है। गिवन दैट गेट 1 हैज फेल्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ गेट 2 एंड 3 विल ऑल्सो फेल इज, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी, पहले आप जब बनाते थे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इजकल टू क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे बनेगा। वो बनेगा कैसे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट 2 इंटरसेक्शन गेट 2 और गेट 3 होने का जो चांस है, वो गेट 2 जो गेट 1 है वो तो फेल होगा ही होगा, ठीक है। और साथ साथ किसका चांस है, 2 और 3 का भी चांस है। तो जो फिक्स्ड होता है उसको नीचे रखते हैं, जो होने का चांस है उसको ऊपर रखते हैं। तो गेट 2 इंटरसेक्शन गेट 3। तो जब हम ए स्लैश बी को इस तरह से लिख सकते थे, तो यहाँ 3 गो आया तो तीनों को वैसे लिख सकते हैं, गेट 2 इंटरसेक्शन गेट 3 इंटरसेक्शन गेट 1 बटा नीचे क्या रहेगा, गेट 1, ठीक है। जब 3 आए तो इस तरह से लिखिएगा। अब इसका वैल्यू हम लोग अलग अलग इंडिपेंडेंट होता तो क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट 1 बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट 1 से गेट 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट 2 का वैल्यू कितना है, सबका वैल्यू कितना था फेल होने का, 0.2 था, इंटू 0.2 था, आ गया कितना 0.4। यही आंसर किसका, तो जो फेल होने का चांस है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलुअर ऑफ ईच ऑफ गेट इज 0.2 गिवन डेट द गेट 1 हैज फेल्ड, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी डेट बोथ गेट 2 एंड 3 विल फेल इज, ठीक है। इसका भी होने का चांस, तो ये तो फेल्ड हो ही गया था 1 में, तो जो हो जाता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, जो होने वाला है, यानी आपको देहाती भाषा में समझा रहे हैं कि जो हो चुका है उसको नीचे रखते हैं, जो होने वाला है उसको ऊपर रखते हैं। और भी ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, तो आप इस तरह से समझिएगा, ठीक है। क्योंकि इस लैंग्वेज में आपको बोले होंगे तो अट्रैक्ट हो गए होंगे कि अच्छा, जो हो चुका है यानी जो फिक्स्ड एक्शन में है उसको नीचे रख देंगे, जो होने वाला है जिसके बारे में बात करेगा उसको ऊपर रख के बनाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं, the vendors were asked to supply a very high precision component, the respective probability of meeting the strict design specification are 0.8, 0.7, 0.5. Each vendor supply one component, the probability that at least one vendor meeting design is specification is, एक एक मतलब एक मीटिंग किया गया जिसमें स्पेसिफिकेशन दिया गया। मान लीजिए आप 3 4 5 इंजीनियर से एक जगह मीटिंग किए, आप अपना अपना डिजाइन देंगे। तो मान लीजिए डिजाइन आप जैसे 5 6 हैं तो किसी एक का ही डिजाइन पास होगा, बाकी का फेल होगा, ठीक है। या हम दूसरे उल्टा भी मतलब उल्टे वे में भी ले सकते हैं, तो उसको भी रहने देते हैं। तो बताइए अगर आपको निकालने बोले कि किसका किसका है, तो हम क्या करेंगे, जो एक में से जिसका जिसका फेल हुआ है, जिसका जिसका फेल हुआ उसको घटा दें, तो क्या हो जाएगा, पास होने की आ जाएगा। तो उसी उसी तरह से यहाँ पे इसको बनाएंगे, ठीक है। देखिए कितना स्पेसिफिकेशन पास हुआ इसका, 0.8, 0.7, 0.5। तो हम इसको लिख सकते हैं पहले कि ए यूनियन बी यूनियन सी इजकल टू 1 माइनस किसका, नहीं होने का चांस, ठीक है। यानी इसको आप क्या पढ़ते हैं, नोट पढ़ेंगे, ठीक है। ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट इंटरसेक्शन सी नोट, ठीक है। तो 1 माइनस यानी जिसका नहीं होने का चांस है उसको घटा दीजिए। वो कैसे निकलता है, देखिए अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी पहला स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 0.8, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 1 में से उतना घटा देते हैं, यानी 1 माइनस 0.8 कितना आ गया, 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होने की चांस कितना था, 0.7, लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं होने की चांस, तो 1 माइनस 0.7 आ गया 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होने की चांस 0.5, नहीं होने की, तो 1 माइनस 0.5, ये भी 0.5। अब हमको इसका वैल्यू निकालना था, और इसका आंसर क्या होता है, 1 माइनस जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 1 माइनस से इसका वैल्यू कितना था, 0.2, पी नहीं होने की मतलब ए नहीं होने की
प्रोबेबिलिटी 0.2, बी नॉट तो कितना 0.3, सी नॉट कितना 0.5, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 0.03 आ जाएगा, घटेगा तो कितना होगा 0.97, यानी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी इजकल टू 0.97। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई दिक्कत क्वेश्चन में, कोई दिक्कत क्वेश्चन में? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। द वेंडर्स वेयर आस्क्ड टू सप्लाई ए वेरी हाई प्रिसीजन, बोला कि हमको क्या चाहिए, एक बहुत ही मतलब वेरी प्रिसाइज, मतलब मैंने सबसे अच्छा डिजाइन चाहिए। ठीक है, सबसे अच्छे वाली डिजाइन चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक मीटिंग रखा। द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग द स्ट्रिक्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन 0.8 है, मतलब पहला डिजाइनिंग जो दिया स्पेसिफिकेशन दिया 0.8, 0.7, 0.5। Each vendor supply one component, the probability that at least one vendor meeting the design specification is। किसी एक का, तो एक के लिए हम क्या करेंगे, जिसका मतलब जिसका पास होने वाला है, अब माइनस जो नहीं, एक में से देखिए पास होने वाले की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो पास होने वाले की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो एक में से घटा देंगे जिसका पास नहीं होने वाला है। तो जिसका पास नहीं होने मतलब क्या, ए नॉट बी नॉट हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसका वैल्यू को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। लेट एस मतलब सैंपल स्पेस, तो लेट एस बी ए सैंपल स्पेस एंड टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए एंड बी सच डेट ए यूनियन बी इजकल टू क्या, सैंपल स्पेस। इफ P denotes the probability of a events, the maximum value of PA और इंटू है, यहाँ बीच में इंटू है। ठीक है, तो PA इंटू PB इजकल टू कितना होगा, बता रहा है कि किसी सैंपल स्पेस है जो दिया हुआ है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कोई भी हो, किसी भी चीज का सैंपल स्पेस हो सकता है, क्वाइन का हो, डाइस का हो, या किसी भी चीज का हो, तो उसका जो पी ए इंटू पी बी इजकल टू कितना होगा। तो आप जानते हैं कि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता था तो मतलब क्या होता था, याद है, पी ए यूनियन बी लिखते थे, ध्यान से सुनिएगा। तो पी प्लस ए, पीछे पढ़ाए थे, पी प्लस बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वहां पे ये इसका वैल्यू क्या होता था, 0, क्योंकि जब कहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता था, यानी इसका वैल्यू क्या होता था, 0। जैसे हेड और टेल लेते थे, तो हेड और टेल दोनों एक साथ कभी आ सकता है, नहीं आ सकता है। ठीक है, तो नहीं आ सकता है, तो यानी उसका वैल्यू क्या होता था, 0 होता था। ठीक है, तो यानी इंटरसेक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया। तब बचा क्या, जो पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी इंटरसेक्शन वाला वैल्यू क्या हो जाता था, 0। कब, जब वेन टू इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, और ए यूनियन बी मतलब सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस हमेशा कितना होता है, 1 होता है। सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, कैसे सैंपल स्पेस मतलब डाइस का देख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 कितना तक, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका वैल्यू मतलब सैंपल स्पेस टोटल कितना है, 6, और मतलब 6 का निकालना है। ठीक है, और 6/6 यानी इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसके लिए हम जो फार्मूला अभी यूज कर रहे थे उसी फार्मूला पे दिखाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इसका वैल्यू सैंपल स्पेस का वैल्यू कितना होता है, ए यूनियन इजकल टू सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस का वैल्यू 1, तो 1 इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसके वैल्यू को एक्स मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू का एक्स मान लेते हैं, तो एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, तो ए का वैल्यू एक्स और बी का वैल्यू कितना आया, 1 माइनस एक्स, दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब भी हमको किसी चीज के मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना होता था, कैलकुलस पर याद की पढ़े होंगे, तो कैलकुलस में हम लोग को जब भी मैक्सिमम और मिनिमम निकालना होता था तो क्या करते थे, उसका एक बार
डिफरेंशिएशन कर देते थे या जीरो के बराबर कर देते थे, याद आया? याद आ गया। तो इसको मान लेते हैं फंक्शन, फंक्शन इजकल टू क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स इजकल टू 1 - 2x, और इसके जीरो के बराबर रखेंगे तो ये वैल्यू हो गया जीरो, तो 1 - 2x इजकल टू जीरो, एक्स इजकल टू 1/2। यही है आपका मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू यानी एक्स का वैल्यू आ गया, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, जो आपका इक्वेशन था, यानी एक्स ये वाला इक्वेशन में। तो यहाँ पे वैल्यू क्या कर देंगे, एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू पुट कर दिए, तो पुट कर दिए तो आ गया 1/4। यही आंसर था। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए कम्युनिकेशन सिस्टम विल हैव ए हाई फिडेलिटी इज 0.81। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम का जो हाई फिडेलिटी है वो कितना है, 0.81 है। यानी फिडेलिटी का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, 0.81 है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल हैव बोथ हाई फिडेलिटी एंड हाई सिलेक्टिविटी इज 0.18। अच्छा, जब दोनों होता है तो उसको हम यूनियन लिखते हैं कि इंटरसेक्शन लिखते हैं? तो इंटरसेक्शन लिखते हैं कि होने की फिडिलिटी की, हाई फिडिलिटी की, हाई सिलेक्टिविटी की, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.18 है। यानी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई फिडिलिटी इंटरसेक्शन हाई सिलेक्टिविटी इजकल टू कितना है, 0.18 है। तो बताएं द प्रोबेबिलिटी दैट ए गिवन सिस्टम विथ द हाई फिडिलिटी, गिवन है, हाई फिडिलिटी है, गिवन है, विल हैव हाई सिलेक्टिविटी। तो हाई सिलेक्टिविटी क्या होगा, तो जब भी बोले थे ना कि जो दिया रहेगा, जो फिक्स रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, फिडिलिटी दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, देखिए ना, डेट ए गिवन सिस्टम विथ हाई फिडिलिटी, सिस्टम दिया हुआ हाई फिडिलिटी के साथ दिया हुआ, तो उसका हाई सिलेक्टिविटी क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, S/F, क्योंकि फिडिलिटी फिक्स है उसको नीचे रखेंगे, सिलेक्टिविटी यानी सिलेक्टिविटी स्लैश क्या हो जाएगा, फिडिलिटी। यानी इसको हम लोग कैसे बनाते थे, जब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही तो पार्ट चल रहा है, उसमें क्या बताए थे कि जब S/F हो तो क्या होगा, यहाँ पे S इंटरसेक्शन F और बटा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ठीक है, ये पढ़ाए थे, तो चलिए पढ़ाए थे। इसका वैल्यू कितना, 0.18, और फिडिलिटी का वैल्यू कितना, 0.81, तो यही हो गया 0.222। क्लियर क्लियर। चलिए, given a company that assembles computer, the probability of a satisfied assembly of any computer is P. The company therefore subjects each computer to a testing process. This testing process gives the correct result for any computer with the probability of Q. What's the probability of a computer being declared faulty? यानी पूछ रहा है ना, बता रहा है कि एक वो कंपनी है जहाँ पे कंप्यूटर बनाया जाता है, ठीक है। अब कंप्यूटर को बनाने, कोई भी चीज को बनाने के बाद उसका हम लोग टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो अगर सही है, मतलब फॉल्ट नहीं है, तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट कर रहे हैं। अगर फॉल्टी है तो उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, क्यू से डिनोट करेंगे। तो ये ट्री मेथड से बनेगा, ठीक है। तो आइए ट्री मेथड क्या होता है समझाते हैं। ये पहले एक कंपनी था, एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है आपका, जिसमें क्या बन रहा है, कंप्यूटर बन रहा है। तो यह तो पहला केस होगा क्या, कि फॉल्टी होगा, मतलब खराब होगा। और दूसरा फॉल्ट क्या होगा, नॉन फॉल्टी होगा। अगर फॉल्टी है मतलब खराब कंप्यूटर निकला, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या था, पी। अगर नहीं निकला तो नहीं होने की संभावना, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 - P कर सकते हैं, 1 - P कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, किन्हीं को दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए किसी की प्रोबेबिलिटी P है, तो उसी चीज का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 - P होता है। इतना सबको पता होगा। तो प्रोबेबिलिटी होने की है P और नहीं होने की 1 - P। अच्छा, इसमें भी फॉल्टी में भी अगर हम चेक किए तो सही में फॉल्टी निकल गया। सुनिएगा ध्यान से, सही में फॉल्टी निकल गया। सही मतलब फॉल्टी, फॉल्टी था। आप मतलब देखिए, आप बैठे हुए, ध्यान से समझिएगा, एक सेक्शन में आप बैठे हुए थे, दूसरा सेक्शन में, तो आप फॉल्टी को एक तरफ भेज रहे हैं और नॉन फॉल्टी को एक तरफ भेज रहे हैं।
फॉल्टी कभी कभी ऐसा होता है ना, मिक्स होके चला जाता है, मिक्स होके चला जाता है, मतलब फॉल्टी हम देखें कि फॉल्टी है, लेकिन वो रियली में फॉल्टी नहीं था, गलती से चला गया। तो अगर वो सही में फॉल्टी है तो उसको क्यू मान लेंगे, अगर सही फॉल्टी नहीं था तो उसको वन माइनस क्यू कर लेंगे। क्यों? क्योंकि होने की फॉल्टी होने की संभावना क्यू था, तो नहीं फॉल्टी होने की वन माइनस क्यू। यहाँ तक क्लियर है। चलिए उसी उसी को जैसे उसी इसी के जैसा नीचे में देखते हैं। अगर नन फॉल्टी मान के भेज दिए, जैसे देखते होंगे कोई सामान वामान लाने जाते होंगे दुकान से, तो देखते हैं डिफेक्टिव निकलता है, खराब निकलता है, तो टेस्टिंग हो के आया था फिर भी खराब निकल गया। तो नन फॉल्टी मतलब फॉल्ट नहीं था, लेकिन तो नहीं फॉल्ट था, तो नहीं फॉल्ट था तो उसको हम क्या माने, क्यू, मतलब सही। अगर नहीं नॉन फॉल्टी था मतलब नहीं फॉल्ट है, और सही में नहीं फॉल्टी निकला, आप भी लाने गए तो आपको फॉल्टी नहीं निकला, मतलब बात सही है। यहाँ नॉन फॉल्टी नॉन फॉल्टी करते करते गड़बड़ा जाएंगे आप। मतलब ऐसे समझिएगा कि आप लाने गए सामान और बोला कि ये डिफेक्टिव नहीं ना बाबू, मस्त सामान है, फ्रेश माल है, ठीक है, तो सही में फ्रेश माल था, तो सही में फ्रेश माल है, तो क्या है ये नॉन डिफेक्टिव हुआ ना, तो यानी इसको क्यू मान लिए। अच्छा, अब फिर अगर बोला कि फ्रेश माल है खराब निकल गया, तो यानी नहीं होने की संभावना, तब वन माइनस क्यू। ठीक है, ऐसे इस तरह से। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो इसी को बोलते हैं ट्री मेथड, इसी चीज को बोलते हैं ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड में क्या हो जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका निकालना था, फॉल्टी का, तो फॉल्टी कितने टाइप से आ सकता है, कितना पाथ है इसका, पाथ वन, फॉल्टी होने का पाथ वन, एगो यहाँ है फॉल्टी होने का पाथ टू। ठीक है, तो पाथ वन प्लस पाथ टू दोनों मिला के फॉल्टी कहलाएगा। तो पाथ वन में क्या होगा, पी होने की संभावना कितना है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है पी, और जो राइट चांस है वो कितना है क्यू, तो पी इंटू क्यू। ठीक है, प्लस पाथ टू में आइए, इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, जो नॉन फॉल्टी का प्रोबेबिलिटी है पहले से वो कितना है, वन माइनस पी, वन माइनस, और राइट चांस कितना है, तो वन माइनस क्यू, फॉल्टी होने का राइट चांस कितना है, वन माइनस क्यू, तो वन माइनस क्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आंसर है आपका। ठीक है, मतलब इसी के कैलकुलेट कर दीजिए, यही आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया? प्रैक्टिस करके देखिएगा, अगर स्पीड ज़्यादा लगा होगा तो मोबाइल में आता है सिस्टम कम करके देखने वाला, तो कम करके देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। लाइव रहते तो अभी हम खुद रिपीट कर देते जहाँ दिक्कत होता, लेकिन लाइव नहीं है तो आप खुद से पीछे करके इसको देख लेंगे। ठीक है, ठीक है बाबू, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम लोग नेक्स्ट थ्योरम क्या था, वाइस थ्योरम शायद है। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए।